हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ-साथ उनके सॉल्यूशन को भी, कि आपको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। ये वीडियो जो है हम इसी पर्पज़ से बनाते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करते हैं, ठीक है? और उनमें से अगर क्वेश्चन रिपीटेड है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम क्वेश्चन पेपर के प्रॉपर सोल्यूशन को प्रोवाइड कराते हैं आपको, कि किस तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है? जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बिकॉज आप सभी को पता है एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्व जो रहता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो इस वजह से आज की ये वीडियो होने वाली है। आप अगर आप एसओएल रेगुलर या फिर एनसीबीएफ के स्टूडेंट है तो आपके लिए ये होने वाला है, बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड देखने जा रहे हैं हम, ठीक है? ये बेसिकली आपका आई गेस दिसंबर में सेमेस्टर थर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास हो जाता है, बिकॉज आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की महत्व जो होते हैं बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये वीडियो बेसिकली इंग्लिश में होने वाली है, इसका हिंदी में डिस्कशन हम बहुत जल्द करेंगे, ठीक है? देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था आपसे एग्जाम में, जिसमें आपको डेफिनेशन देनी थी बेसिकली, ठीक है? तो आपको कुछ 3-4 पॉइंट दे दिए जाएँगे, उसमें आपको डेफिनेशन देना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें एक-एक करके हम सारी डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि क्या है चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे हम ऐसे आंसर्स को देखेंगे ना, जिनको आपको अपने एग्ज़ाम में आंसर में ज़रूर मेंशन करना ही करना है। अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल गया और आप फालतू की चीज़ें इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगर ये वीडियो देख लेते हैं, तो इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ ये क्वेश्चन के आंसर ही हम इस तरीके से बनाते हैं, अगर आपने इसमें अपने वर्ड्स थोड़े और ऐड कर दिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड अच्छा आंसर इसको माना जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बेसिकली इसको एक मेजर कर सकते हैं हम, इसको एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की तरह से एक अमाउंट हो सकता है ऑक्सीजन का, उस तरीके से हम इसको जो है माप कर सकते हैं कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रिक्वायर्ड, जो जितनी भी ब्रेकडाउन होती है ना, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होता है बेसिकली, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर रिक्वायर्ड होते हैं उस तरीके से, ठीक है? सो इट इज अ क्रूशियल पैरामीटर फॉर असेसिंग वाटर क्वालिटी एंड पोल्यूशन लेवल, ठीक है? तो पोल्यूशन लेवल को, जो वाटर की क्वालिटी है उसका पोल्यूशन लेवल क्या है, उसको बेसिकली मापने के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही बेसिक जो चीज है, क्रूशियल पैरामीटर आप कह सकते हैं, ठीक है? अगर बीओडी जो बहुत हाई है तो वो इंडिकेट करेगा हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को, ठीक है? और साथ ही साथ अगर बीओडी जो है, यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो अगर बहुत ही यूज किया जाता है वाटर के ट्रीटमेंट में, ताकि इवेल्युएट किया जा सके इफिशियंसी को ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी भी हम शॉर्टकट में इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, अगर हमने चैनल्स पे जितनी भी वीडियोस डाली हैं उनके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो, तो आप बस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर इग्नू और एसओएल रेगुलर एनसीबीएफ सभी के लिए आंसर्स प्रोवाइड कराते हैं। बस आपको क्या करना है कि जो वीडियो अगर हमने नहीं बनाई है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, और जल्द से जल्द उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो ये बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है इकोसिस्टम में, ठीक है? तो उसी सिस्टम, वही प्रोसेस में जो अमाउंट होता है कार्बन का, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन का, उसी को बेसिकली आप कह सकते हैं जीपीपी, ठीक है? और ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी कैप्चर कितनी करी गई है प्राइमरी प्रोडक्ट्स के थ्रू, सच है जैसे कि प्लांट हो गया, एल्गे हो गए, फ्रॉम सनलाइट के थ्रू कितनी एनर्जी प्रोड्यूस जो कैप्चर जो है वो की गई है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। इनमें आप थोड़ा-सा अपना वर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगेगा तो हम एग्ज़ाम के टाइम पे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, ठीक है? बस आप सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, सो दैट हम वर्क को कंटिन्यू कर सकें, ओके? नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है, बेसिकली एक कंटामिनेंट होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली एमिट करता है फ्रॉम अ सोर्स इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है? प्रैक्टिकल पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, ठीक है, एग्जांपल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमारा,
सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो बेसिकली हमारे सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है? सो ये बेसिकली हार्म टू हेल्थ होते हैं, ये एनवायरनमेंट एंड में अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू फ्रॉम सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है? प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी बन सकता है ये, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है जियोथर्मल एनर्जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो पेपर है का डिस्कशन कर रहे हैं, तो सारे ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली ये हीट ड्रिवन होती है, ड्राइव करती है जो फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, जो अर्थ का हमारा इंटीरियर होता है ना पूरा, उसके अंदर से जितनी हीट ड्रिवन होती है उसी को बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है? इट कैन बी हार्नेस्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशंस। तो ये इसके लिए यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वगैरह वगैरह। जियोथर्मल पावर प्लांट्स यूटिलाइज स्टीम और हॉट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वेशन। जो हमारा जियोथर्मल पावर्स होते हैं वो बेसिकली जो स्टीम होता है और जो हॉट होता है ना अंदर, आपको पता होगा धरती के अंदर जो पानी उधर बहुत सारी हॉटनेस होती है, ठीक है? स्टीम वहां से निकलता है, तो उसी की चीज को कैप्चर करके टू प्रोवाइड टर्बाइंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो इससे क्या होता है? बेसिकली टर्बाइंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का बना दिया जाता है बेसिकली, ठीक है? तो जियोथर्मल पावर्स प्लांट यूटिलाइज स्टीम और हॉट वाटर फ्रॉम अंडरगो रिजर्वेशन टू ड्राइव टरबाइन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली एक टरबाइन का यूज करके यहाँ पे हॉट वाटर और स्टीम का यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बिल्ड किया जाता है, ठीक है? सो ये बहुत ही स्टेबल होता है और रिलायबल एनर्जी का सोर्स है जो लॉन्ग टर्म में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, मैच द फॉलोइंग, फॉल्स, करेक्ट, राइट, फॉल्स, ठीक है? ये बताना, मैचिंग करना, फिर इन द ब्लैंक्स, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो हम मैचिंग को देख रहे हैं यहाँ पे, इनमें से आपको मैच करना है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है कि एम एस स्वामीनाथन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे, मैथली ऐसे ये जो थे भोपाल गैस डिजास्टर से रिलेटेड है, यूरेनियम एक न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल है, ठीक है? स्ट्रेटोस्फेयर एक ओजोन लेयर होता है, ठीक है? और स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? एक अर्थ वॉर्म होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था एग्जाम में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। देखिए हमने यहाँ तक अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है और फिर हम सोल्यूशन को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? तो शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है आपके आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? तो अब नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, भोपाल गैस त्रासदी। ये वाला जो है भोपाल गैस त्रासदी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे, एक सेकेंड, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है बेसिकली उसके बारे में देख लेते हैं। इकोसिस्टम जो है वो कंटेन करता है बायोटिक को, ठीक है, लिविंग और एबायोटिक को, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं आप सभी को पता होगा, ठीक है? तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है? और बैक्टीरियाज हो गए, फंगी, ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये सारे एक तरीके से फूड वेब बना लेते हैं। कंज्यूमर सच एज, जैसे कि हो गए हेर्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमी ओमनीवर्स, ओमनीवर्स, ठीक है? ये सभी कंज्यूमर्स होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? तो ये सभी जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉर एनर्जी, ठीक है? और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे इकोसिस्टम में कैसे लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होती हैं। और हम अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें हमारा इंक्लूड होता है सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है? तो इनको एग्जाम्पल देते हुए आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कंपोनेंट्स क्या क्या है इकोसिस्टम के। बेसिकली दो ही है, लिविंग और नॉन लिविंग, और उनके एग्जाम्पल दे देने हैं आपको। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ऊपर एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो बेसिकली ये इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को फ्रॉम, इससे क्या होता है कि हमारी जो एयर की क्वालिटी होती है वो इफेक्ट होती है, इकोसिस्टम इफेक्ट होता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में जो ह्यूमन हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, कई बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है? ये पर्टिकुलर मैटर्स जो है ये बेसिकली लेड होता है, जैसे कि आप सबको भी पता होगा अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा ना, वो सभी इसी की कॉन्सिक्वेंसेज, इसी के रिजल्ट में होता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि फर्दर इन सभी चीजों के आने से
पोल्यूशन होता है, बढ़ता है, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, तो फिर एनवायरनमेंट खराब होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले ठंडी थोड़ा ज्यादा समय तक रहती थी, आजकल तो ठंड जो होती है 1 से 2 महीने में ही खत्म हो जाती है, ज्यादातर, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे, ये सारी चीजें किसकी वजह से है, एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी क्या था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस डिजास्टर क्या था, एक बहुत ही ज्यादा वर्स्ट आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, जो एक इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। और ये हुआ था, आपको ये डेट जरूर मेंशन करनी है, 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है। और भोपाल के इंडिया में, दैट्स वाई हम इसको भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं, या भोपाल गैस डिजास्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि मिथिली आइसोजेनेटिक एक आईएमएस गैस थी, ठीक है, जो लीक हो गया था। यूनियन गार्बेज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी थी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली गैस जो थी एमआईसी, वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो इस टॉक्सिक गैस के अंतर्गत आ गए थे। और इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ था कि जो सीवियर रेस्पिरेटरी इश्यूज थी, जैसे कि आई इरिटेशन हो गया, डेथ जो हो गई थी, 2000 से 8000 तक लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। फर्स्ट फ्यू डेज में ही ऐसी डेथ हमें देखने को मिल गई थी। और आई इरिटेशन जैसी बहुत सारी समस्याएं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट भी हमें देखने को मिला था। दैट्स वाई इसको हम सबसे वर्स्ट कह सकते हैं, आप वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट एक्सीडेंट आप कह सकते हैं जो किसी फैक्ट्री में हुआ हो। इस वजह से ये भोपाल गैस त्रासदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चंस पे ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि जिस टॉपिक से या जिस चैप्टर से उठ के आया है ना क्वेश्चन, उसी चैप्टर से उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनना तो गारंटी है। तो उन टॉपिक्स को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए और बी पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमें ए पार्ट में बताना है न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है उसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस के बारे में बताना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी सीन कर सकते हैं आप एक फ्यूचर एनर्जी सोर्स की तरह से, जो हाई एनर्जी डेंसिटी को और लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को और रिलायबिलिटी बना सकता है। इट कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, आप सभी को पता होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल से इससे बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। कुछ इस तरीके से आपको न्यूक्लियर एनर्जी बेनिफिट्स के बारे में बता देना है कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। हाई इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होते हैं भले ही, बट आगे चल के ये चीजें आसान होती है, इसको डेवलप करना इनिशियली भी जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बट आगे चीजें सही होती हैं, मतलब रिक्वायरमेंट होती है जितनी भी वो उस प्रोजेक्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। सेफ्टी कंसर्न्स इसमें होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि ना जो इसमें काम कर सकते थे, फुकुशिमा में हुआ था, ये सारे एक्सीडेंट्स होने को संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। सो बैलेंसिंग दीज बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस इज क्रूशियल फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है अपने आप में फ्यूचर एनर्जी को बचाने और इन सबके मामले में। नेक्स्ट पार्ट था हमारा इंटर स्टेट रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया, उसके बारे में बताना है। आपको पता होगा कि स्टडी ऑफ कावेरी रिवर के बारे में देख लेते हैं। जो कावेरी रिवर है वो भी आप सभी को पता होगा इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु एम्प्लीफाइज करती है, ठीक है, जो इंटर स्टेट रिवर है, ठीक है। और यह एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह काम कर रहा है, बिकॉज ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अराइज हुआ था और लोकेशन ऑफ कावेरी रिवर वाटर, ठीक है। कावेरी रिवर का जो वाटर का लोकेशन है ना, और लोकेशन जो है उसकी वजह से यहाँ पे जो कर्नाटक और तमिलनाडु है इंटर स्टेट, उसके बीच में यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हुआ है, क्योंकि विचल फॉर एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर ये सभी चीजों के लिए दोनों ही स्टेट जो होती है इस रिवर की यूज करती है। हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स के देखें तो colonial times में perceive as federal government Tamil Nadu have been contested by Karnataka, which demands a large share due to increased water needs of अपस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम की वजह से कर्नाटका के पास वैसे ज्यादा था, पर जो कर्नाटका जो थी तमिलनाडु ले रही थी, उसका फेवर कर रही थी, बट जो कर्नाटका थी उसका डिमांड बढ़ गया, तो इस वजह से उसका लार्ज कावेरी नदी का लार्ज शेयर जो है वो कर्नाटका के पास चला गया। इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहां पे भी ये चीज हुई है कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस इश्यूज को फेस किया गया, ठीक है, बैलेंस किया गया ताकि वाटर को शेयरिंग जो है बैलेंस आउट हो सके, दोनों को बराबरी में इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि जितने भी चैलेंजेस है उनको खत्म किया जा सके, ठीक है। सो दिस कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट्स द नीड फॉर
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या दिखाती है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कितनी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कितना ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये अलग ही टॉपिक इस क्वेश्चन में बन जाता है, तो इन पॉइंट्स को आपको जरूर मेंशन करना है अपने एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है इन सभी के बीच में। एक एक करके देख लेते हैं। तो अब हमें फूड चेन वर्सेस फूड वेब के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फूड चेन बेसिकली आप बता सकते हैं कि ये एक जो है लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जहाँ पे ईच ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सोर्स ऑफ ऑफ फूड फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। बेसिकली एक लीनियर सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ फूड होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि बता सकते हैं आप, है ना। और इन कंट्रास्ट अगर हम फूड वेब की बात करते हैं, तो ये बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जिसमें इंटरकनेक्टेड फूड जो होती हैं चेन्स होती हैं एक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे ना इकोसिस्टम एक तरीके से यहाँ पे ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। जो फूड चेन होता है ना, बेसिकली उसमें जो कनेक्शन है वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बताया जाता है बेसिकली जितने भी वेरियस फूड्स हैं, फूड चेन्स है, वो कैसे ओवरलैप करती हैं और इंटरलिंक होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। शोइंग मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली एक जो सोर्स होगा ना, उसका मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप होगा और दूसरे फूड ऑर्गेनिज्म के साथ। तो कुछ इस तरीके जो फूड वेब है वो प्रोवाइड करता है एक मोर रियलिस्टिक एंड डिपिक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है उस तरीके से तो यहाँ पे आप इसी तरीके से बता सकते हैं कि कैसे फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आपको बताना है एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट फ्लो। देखिए, एनर्जी फ्लो क्या होता है, बेसिकली इकोसिस्टम में रेफर करता है टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक्स लेवल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड मूविंग फ्रॉम कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होकर कंज्यूमर्स तक जाता है, ठीक है, और फिर कंज्यूमर्स के पास जाता है, डिकम्पोजर्स के पास से पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चेन बसती है जिसमें जो होता है एनर्जी किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एनर्जी फ्लो, ठीक है। और इन कंट्रास्ट अगर हम न्यूट्रिएंट फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट फ्लो में तो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है रिसाइकलिंग ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स लाइक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनका रिसाइकलिंग होता है, इस वर्ड से आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जो हमारा एनर्जी फ्लो होता है उसमें मूव करता है एक कंज्यूमर के, ठीक है, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर्स इनके पास, ठीक है, एनर्जी फ्लो में। बट न्यूट्रिशन में क्या होता है, बेसिकली एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि अनलाइक एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअली रीयूज्ड होते हैं विद इन द इकोसिस्टम, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, जिसमें हमें कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बीच में डिफरेंशिएट करना है। कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, सोर्स होती है, जैसे कि हमारा कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ये सोर्स होते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी के। और दूसरी ओर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं वो ऑल्सो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गई एनर्जी। ये सारे क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होते हैं। ये बेसिकली रोल प्ले करते हैं इन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग सुटेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा, ठीक है। हाउएवर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं वो सोर्स ऑफ ऑफन फेस चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस को बेसिकली फेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीमिटेंसी एंड इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती हैं वो इफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं व्हाट इज AQI। तो हम डेफिनेशन ऑफ, ये अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ डेफिनेशन लिखने होंगे, एग्जाम में यही इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे आपको, शॉर्ट नोट, डेफिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट बताना, ठीक है, और एमसीक्यूज तो नहीं, खैर मैचिंग और राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं हम। तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से
उठाए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स आई होप आप सभी को पता ही होगा कि क्या होता है। बेसिकली ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल होता है जो यूज होता है कि कम्युनिकेट करना कि क्वालिटी ऑफ एयर का जो है वो क्या है और उसका पब्लिक पे क्या असर पड़ रहा है। उस चीज को क्वालिटी एयर क्वालिटी का इंडेक्स बेसिकली इससे माना, इसलिए इसको देखा जाता है ताकि उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एयर की क्वालिटी कैसी है। ये बेसिकली फोकस करता है ऑन द हेल्थ इम्पैक्ट, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या क्या चीजें हो रही है इस चीज पे। इसकी रेंज की अगर बात करें तो हम 0 से लेके 500 तक हो सकता है विद हायर वैल्यूज इंडिकेटिंग वर्स एयर क्वालिटी एंड ग्रेटर हेल्थ रिस्क, ठीक है। जितना ज्यादा हायर एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ग्रेटर हेल्थ रिस्क होगा और ये बहुत ही ज्यादा वर्स एयर का क्वालिटी होगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी इंडेक्स है। नेक्स्ट बी पार्ट है, इसमें पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर एयर क्वालिटी, इसके बारे में बताना है तो आपको बता सकते हैं कैसे पर्टिकुलर मैटर होता है, ग्राउंड लेवल, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड, इन सब के बारे में आप एक-एक करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूआई स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आप बता सकते हैं कैसे जो एक्यूआई स्केल है वो डिवाइड किया गया है उसको सिक्स कैटेगरी में, जैसे कि 0 से 50, 51 से 100 के बीच में, 101 से लेके 150 के बीच में, कैसे अनहेल्दी होगा, गुड होगा, बैड होगा, अनहेल्दी होगा, मतलब एक्सट्रीमली बैड होगा, वेरी अनहेल्दी होगा, ठीक है, हजार्डस मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें जो हो जाती है कि जैसे जैसे आगे क्वालिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। हाई AQI वैल्यूज कैन लीड टू एडवर्स सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम, उसके बारे में आपको बताना, आई होप आप सभी को पता होगा। इकोसिस्टम बेसिकली एक कम्युनिटी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, इन सभी से इंटरेक्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स बेसिकली, बायोटिक और अबायोटिक, जो हम अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस करके आ चुके हैं। और उसमें आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे इनके फंक्शन है, कैसे यहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, सॉइल फॉर्मेशन, फर्टिलिटी, पॉलिनेटेंट एंड सीड डिस्पेरेबल, वाटर प्यूरिफिकेशन, ये सभी चीजें हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बताना है, मैं स्क्रीन छोटा करके आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इस आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What are oil spills? How do they contribute to marine pollution? बेसिकली ऑयल स्पिल क्या होता है, बेसिकली रिलीज होता है जिसमें लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स इनटू द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर हाइड्रोकार्बन, सॉरी, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उस चीज को लेकर, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि हमारा आप सभी को पता है ड्रिलिंग हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, स्टोरेज ऑफ ऑयल हो गया, इसकी वजह से कई तरीके के स्पिल हो जाते हैं जिस वजह से यहाँ पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू मराइन पोल्यूशन, इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑयल जो है स्पिल होता है, कंट्रीब्यूट टू मराइन pollution by contaminating water, sediment, and shorelines. The soil forms a silk on the water surface. जो water surface होता है उनके ऊपर एक तरीके से सिल्क तरीके का फॉर्म बन जाता है ऑयल का, आपने देखा होगा कभी बार। ब्लॉकिंग सनलाइट, ठीक है, जिसकी वजह से जो वो पानी होता है उसके अंदर जो होता है सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से अंडर वाटर जितनी भी लिविंग चीजें हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ जाता है और लिविंग चीजें जो है नीचे वाटर अंडर वाटर में वो उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं जिसमें माइनिंग इज इन, देखिए माइनिंग जो है एक इसेंशियल है इन्वायरमेंट के लिए, बट उसके साथ साथ ये एविल भी है। हाउ, देखिए इसेंशियल एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज चल रही है, रॉ मटेरियल्स यहीं से मिल रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सभी के लिए। बट ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही खतरनाक भी होता है, बिकॉज इसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सभी चीजों की वजह से ही देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। माइनिंग की वजह से, बेसिकली पर्टिकुलरली जो कोल की माइनिंग होती है उससे क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें देखने को हमें मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इस वाले आंसर को फ्रेम करना था और लाइन बाय लाइन चीजों को समझाना है, ठीक है। इस तरीके से माइनिंग एक एसेंशियल एक्टिविटी है, पर इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इन सभी को आप एक एक करके चीजों को बता सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं हम। नेशनल ग्रीन
टर्बुनल एंड नेशनल ग्रीन क्रॉप्स के बारे में बताना है। ठीक है, इसके आप पर्पस बता देंगे ना और क्या है चीजें, उसी में आपका डिफरेंशिएट जो हो जाएगा। ठीक है, पर्पस क्या आता है बेसिकली एनजीटी का, कि ये स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी सेटअप था और इसके फंक्शन ज्यूरिसडिक्शन कंपोजिशन के कैसे इसके फुल टाइम चेयरपर्सन जो थे मेंबर्स थे ये जो वो जो जुडिशियल एक्सपर्ट्स थे ना वो मेंबर्स थे, उसके बारे में बता सकते हो एनजीटी के बारे में। ठीक है, और एनजीसी नेशनल ग्रीन क्रॉप्स क्या था, बेसिकली एक इनिशिएटिव था जो इन्वायरमेंट एम इसका बेसिकली मोटिव था कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है उसको अवेयर किया जा सके स्कूल के चिल्ड्रन के अंदर भी। इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। ठीक है, इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो इको क्लब्स, आप सभी ने आई होप अपने स्कूल में इको क्लब ज्वाइन किया होगा, तो उसी के तहत जो हमारा एनजीसी है वो उसी के तहत आता है। वही चीज आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बी पार्ट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। डेफिनेशन आप बता सकते हैं कैसे ये डिस्टिंग्विश एरियाज जो एम करता है कंजर्व बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को, जैसे कि यूनेस्को अंडर द मैन एंड द बायोस्फीयर इस प्रोग्राम के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स टिपिकली जैसे कि 3 जोन्स है हमारे, है ना, आप सभी को पता होगा, प्रोटेक्टेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, द बफर जोन। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है जो कोर एयर होता है, कोर एरिया जोन। ठीक है, और फिर द बफर जोन, फिर उसके बाद द ट्रांजिशन एरिया। इन सभी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, एक बेसिकली एक रीजन होता है दैट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट इट्स थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से क्या है कि एक एनवायरमेंट में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी तो देखने को मिल रही है, बस जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हो गया वेस्टर्न घाट्स हो गए हमारे। ठीक है, आप सभी को पता होगा वेस्टर्न घाट्स किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, पर उनकी कुछ हमें वहां पे जो है डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। ईस्टर्न हिमालयस हो गए। ठीक है, इंडिया के। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सेतु कन्वेंशन एंड एक्स सेतु कन्वर्जन। इन सेतु कन्वर्जन क्या था, बेसिकली स्पाइसीज था इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, इसके एडवांटेज और पर्पस मेथड इन सभी को आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ये इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ स्पाइसीज को इन देयर नेचुरल इकोसिस्टम में, कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं। एक्स सीटू क्या था, ये बेसिकली स्पाइसी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और फिर जो हमारा एक्स सी टू है उसके अलाउ जैसे आप बता सकते हैं कि कैसे उसकी प्रिजर्वेशन स्पाइसेस जो थी वो माइट नॉट सर्वाइव इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, जो हमारा इन सिटू है वो आप उसमें आप बता सकते हैं कैसे वो अलाउ करता है कि नेचुरल इकोसिस्टम में रह सके। बट जो हमारा एक्स सिटू है वो बेसिकली हो सकता है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ना रह पाए ड्यू टू जो इमीडिएट थ्रेट्स होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इनके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए, कोई सा भी सब्जेक्ट, तो आप लिख सकते हैं, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स टू यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।